जय हिंद। आज हम डिस्कस करेंगे इमरजेंसी डिपार्टमेंट के प्रोटोकॉल्स एज पर एनएबीएच गाइडलाइंस। ये जो वीडियो, इससे पहले जो हमारी जो वीडियो आई है, जो हमने शेयर की थी आपसे फार्मेसी के ऊपर, रेडियोलॉजी के ऊपर, एचआर पे, फ्रंट ऑफिस पे, और आगे आने वाली जितनी वीडियोस हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, और जो इवन ये वाली वीडियो भी है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने बुक पढ़ के या इधर उधर से देख के हम आपसे शेयर कर रहे हैं। हम लोगों ने मोर देन 500 असेसमेंट्स फेस कर चुके हैं, फेस करवा चुके हैं एनएबीएच के, जिसमें एंट्री लेवल भी है, स्मॉल हेल्थ केयर भी है, एचसीओज भी हैं, मेडिकल कॉलेज भी है। तो ये उसका क्रक्स है जो हम आप लोगों से शेयर करते हैं। हालांकि इसके बारे में हम डिटेल वीडियोस और इवन डिटेल्ड आप ट्रेनिंग सेशंस भी हमारे साथ जुड़ के आप इन सब में और आगे डिटेल आप एनरोल करा सकते हैं। उसकी डिटेल्स हम आपको बाद में आपको देते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट के बारे में। इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ये जो ये वीडियो है, इसको हमने 5 से 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये जो वीडियो है, इसमें ओवरव्यू हम पूरा कवर करेंगे। इसके अलावा जो हमारी दूसरी वीडियोस है, एक एम्बुलेंस पे अगले सेपरेट वीडियो आएगी, एक ट्राइज पे सेपरेट वीडियो आएगी, एक मेडिकल लीगल केसेस पे आएगी। मैं खुद एक लॉयर हूँ, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मेडिकल लीगल केसेस क्या होते हैं, किस तरीके से, वो हम अलग से सेपरेट वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर एक सेपरेट वीडियो आएगी। हम लोग बहुत एक हाई जितनी भी फोर्सेज हैं, मिलिट्री, पैरामिलिट्री फोर्सेज, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, एनडीआरएफ, इनसे हम सब ट्रेंड है, हमारी पूरी टीम ट्रेंड है। तो हमें पता है डिजास्टर क्या होते हैं, किस तरीके से डिजास्टर मैनेज करने हैं, हॉस्पिटल हेल्थ केयर लाइन में क्या डिजास्टर्स होते हैं। तो उसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, वो हम आपसे शेयर करेंगे। क्रैश कार्ड्स के ऊपर एक हमारी सेपरेट वीडियो आएगी। और ऐसे 5 से 6 वीडियो हमने आपके साथ शेयर करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इस इमरजेंसी डिपार्टमेंट एक ओवरव्यू से। सबसे पहले तो हाँ, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, हमारी लोकेशन, एक्सेसिबिलिटी। इमरजेंसी डिपार्टमेंट आपका इजीली एक्सेसिबल, अप्रोचेबल होना चाहिए आपके मेन रोड से, हमारी एंट्री से, कि हम सीधा घुसे हॉस्पिटल के अंदर और हमने इमरजेंसी डिपार्टमेंट को इजीली लोकेट किया। ऐसा नहीं है कि हम घुस रहे हैं, हॉस्पिटल का इमरजेंसी डिपार्टमेंट बिल्कुल कोने पे है। ये हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में देखा है। फिर हम कहते हैं जी हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एनसी आ गई, वो एनसी आनी आनी है। इसीलिए उस चीज को देखते हुए हमारी एक्सेसिबिलिटी इमरजेंसी डिपार्टमेंट की बहुत अप्रोचेबल होनी चाहिए। वो बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां से हमारी एम्बुलेंस इजीली जा सके। और जहां एम्बुलेंस जाएगी वो एरिया भी हमारा कवर होना चाहिए, एटलीस्ट शेड हम उसके ऊपर लगा के रखें कि हमारा पेशेंट भीगे ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसी बाहर वाले एरिया की बात कर रहा हूँ। इंपॉर्टेंट साइनेज 24/7 का, जो बिल्कुल डे लाइट जलता रहे, चमकता रहे, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो साइनेज है, स्पेशली जितने भी पेशेंट रिलेटेड साइनेजेस हैं, वो सारे बाइलिंगुअल होने चाहिए। बाइलिंगुअल मीन्स 2 लैंग्वेज में, एक इंग्लिश और दूसरी हमारी स्टेट की लोकल लैंग्वेज। वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये हमारा इजीली अप्रोचेबल हो गया, एक्सेसिबल हो गया, हमारी लोकेशन हो गई। सेकंड हम बात करते हैं ट्राइज की। सेपरेट वीडियो आने वाली है, बट एक इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूँ। ट्राइज, बेसिकली ट्राइज के अंदर क्या है कि अगर हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स एक साथ आ जाते हैं, तो किस तरीके से हम उसको मैनेज करेंगे। हमारे पास हर एक पेशेंट जो इमरजेंसी के अंदर आता है, उसको हमें कैसे मैनेज करना है। हमें बैंड्स को इंट्रोड्यूस करना है। इसके अंदर हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, पेशेंट को सेग्रीगेट कर सकते हैं, क्रिटिकल पेशेंट कौन सा है, नॉन क्रिटिकल कौन सा है, अर्जेंट कौन सा है, नॉन अर्जेंट कौन सा है। उस हिसाब से हमें ट्राइज एरिया को एक हमें डिजाइन करना होता है, इमरजेंसी के बाहर भी और इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर भी। बेटर यही रहेगा अगर हम उसको पिक्टोरियल से, साइनेज फॉर्म से अगर हम उसको डिफाइन करें, डिस्क्राइब करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। अब इसी से रिलेटेड मैं आगे इसको कनेक्ट करता हूं। तो जो ट्राइज एरिया को जो हमारे चलाते हैं, हमारी इंपॉर्टेंट जो है हमारी टीम, वो टीम हमारी ट्रेंड होनी चाहिए। किस चीज में ट्रेंड? सबसे पहले बहुत एक कॉमन इंपॉर्टेंट चीज है, वो है बीएलएस, बेसिक लाइफ सपोर्ट। बीएलएस हर एक आदमी को आना चाहिए। इंपॉर्टेंटली हमारे इवन एम्बुलेंस ड्राइवर को भी बीएलएस ट्रेंड होना चाहिए। सेकंड, एसीएलएस, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट, एसीएलएस ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। एटीएलएस, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। एसीएलएस, एटीएलएस, बीएलएस 24/7 हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर ये स्टाफ अवेलेबल होने चाहिए। किस तरीके से भी, कैसा भी ट्रॉमा आए, किसी भी ट्राइज की सिचुएशन आती है, कोई भी सिचुएशन, तो एटलीस्ट हमारा स्टाफ उस चीज को हैंडल करने के लिए रेडी रहे। और जितना भी स्टाफ इमरजेंसी के अंदर होता है, वो प्रिविलेज स्टाफ होता है, या हमें प्रिविलेज स्टाफ को ही इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर डिप्यूट करना है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रिविलेज मीन्स कि जनरल, सपोज मान के चलिए, फॉर एग्जांपल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि एक बीएससी नर्सिंग है या जीएनएम कोई स्टाफ को हमने इमरजेंसी में डिप्यूट कर दिया। किस बेसिस पे हमने उसको डिप्यूट किया है? क्या उसके पास वो नॉलेज है? क्या उसके पास वो ट्रेनिंग है? क्या उसके पास वो एक्सपीरियंस है? या उसके पास कोई ऐसी क्वालिफिकेशन है कि वो जो ट्रॉमा है, ये सब चीजें, क्रिटिकल पेशेंट्स वो हैंडल कर सकते हैं या कर सकती हैं? अगर ये सारी चीजें हैं, तभी हम उसको वहां पे डिप्यूट करेंगे। एक नर्स एक हमने वार्ड में भी डाली हुई है, एक आईसीयू में भी डाली हुई है, इमरजेंसी में भी डाली हुई है। तो ये एक ऐसे क्रिटिकल एरियाज हैं। क्रिटिकल एरिया के अंदर हम एक
स्पेशली ट्रेन स्टाफ को ही डालेंगे, जिसको हम बोलते हैं कि प्रिविलेज स्टाफ है। ये एक बहुत कॉमन एंड चीज है। असेसर इस चीज को बड़ा डिटेल में चेक करते हैं। सर्टिफिकेशन जो मैं बता रहा हूँ, ट्रेन, ये सारी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसी से रिलेटेड जो हम डिजास्टर से रिलेटेड भी हम जो कोड की बात करते हैं, हम उसको कोड येलो भी बोल देते हैं, कि वो हम ट्रेनिंग्स कोड्स के ऊपर मैंने अभी आगे डिस्कस करना है। तो ये सबसे पहले हमने लोकेशन की बात की, फिर हमने ट्रायल्स की बात करी। अब इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारा जो फ्रंट ऑफिस है, जो हमारा रिसेप्शन है इमरजेंसी डिपार्टमेंट का, वहाँ बेसिक जितने साइनेजेस हैं पेशेंट से रिलेटेड, उनके राइट्स हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनके कंप्लेन से रिलेटेड, कि किस तरीके से वो कंप्लेन कर सकते हैं, किस तरीके से वो बात कर सकते हैं, किस तरीके से जो जो उनके रिक्वायरमेंट्स हैं, कहाँ से उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, वो हम सारी बाइलिंगुअल लैंग्वेज के अंदर हमें वो डिस्प्ले करके रखना है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट के, जब हम अंदर चलते हैं, वो है इंफ्रा, बेड स्पेसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट कंजस्टेड सा नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स में देखा है कि जी हमने इमरजेंसी डिपार्टमेंट बना दिया है कि देखिए सर यहाँ पे हम इसको 4 बेड डाल दें, हम यहाँ 10 बेड डाल दें, हम यहाँ 12 बेड डाल दें। उस चीज का नहीं है। आप एटलीस्ट सबसे पहले देखिए कि आप कितने पेशेंट वहां पे इजीली हैंडल कर सकते हैं। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब तक आप पेशेंट मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं करेंगे, तो वो एक तरीके से फॉर्मेलिटी है। तो बेटर है काम करिए तो अच्छे ढंग से करिए, वरना ना करिए। तो बेड स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेग्रीगेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूँ बायोमेडिकल वेस्ट की, जो एक कॉमन सी चीज है। बायोमेडिकल वेस्ट बहुत ही एक ऐसी चीज है जो हमने देखा है इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि कई बार ट्रॉमा आता है, कई बार पेशेंट के केसेस इतने ज्यादा होते हैं, पेशेंट इतने ज्यादा हो जाते हैं, कई कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपका स्टाफ पूरा इसके अंदर ट्रेंड हो, रेड के अंदर क्या जाना है, ब्लू बिन के अंदर क्या जाना है, येलो बिन के अंदर क्या जाना है, और जितने बिन्स हैं वो सारे कवर्ड बिन्स हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो पेशेंट का जो वॉशरूम है इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर, वो एक स्पेशल वॉशरूम होना चाहिए। स्पेशल इन द सेंस वहाँ स्पेशली ग्रैब बार्स होने चाहिए। ग्रैब बार एक हैंडल होता है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वहाँ पे वल्नरेबल पेशेंट्स भी आते हैं जो अपनी केयर खुद नहीं कर सकते, दैट इज वल्नरेबल पेशेंट्स। वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो हमारा जो वो वॉशरूम है वो पेशेंट फ्रेंडली वॉशरूम होना चाहिए। जितने हमारे अंदर बेड्स हैं या ट्राइज एरिया के अंदर हमने जितने भी व्हील चेयर्स, स्ट्रेचर्स रखे हुए हैं, उन सब पे सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए, उस पर साइड रिलिंग्स होनी चाहिए, बेड पे साइड रिलिंग्स होनी चाहिए। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे ये भी डिस्कस कर लेता हूँ कि मैनेजमेंट ने तो आपको ये सब चीजें लगा के दे दी, साइड रिलिंग्स भी आ गई, सेफ्टी बेल्ट भी आ गई, बट उन चीजों का यूज ही नहीं होता बहुत सारे हॉस्पिटल्स में हमने देखा है। तो वो ये चीज अगेन फॉर्मेलिटी वाला नहीं है कि आपने बेल्ट लगा दीजिए बात खत्म हो गया। इन चीजों को यूज करना है। पेशेंट, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको भी बचाएंगी, पेशेंट को तो बचाएगी बचाएगी, पेशेंट की सेफ्टी के लिए सारी चीजें हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद जितने भी क्रिटिकल इक्विपमेंट्स हैं वो आपके इमरजेंसी के अंदर अवेलेबल होने चाहिए, जितने भी क्रिटिकल हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम मॉनिटर्स, डिफिब्रिलेटर्स, वेंटिलेटर्स, क्रैश कार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रैश कार्ट मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, क्रैश कार्ट के ऊपर सेपरेट वीडियो आने वाली है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, क्या रखना है, कैसे रखना है, लासा क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो जितने क्रिटिकल इक्विपमेंट्स हैं वो हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अवेलेबल होने चाहिए। उनकी एएमसीज, उनकी सीएमसीज, उनकी मेंटेनेंस, अगर कोई इक्विपमेंट खराब होता है तो उसके सब्स्टिट्यूट में हमारे पास दूसरा इक्विपमेंट हम कहाँ से लेके आएंगे, वो प्लान्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जितने भी हम क्रिटिकल इक्विपमेंट्स जो हमारे बीएमई हैं, आप उनको पता भी होगा, हम इसीलिए हम डिफाइन करते हैं कि ये हमारे क्रिटिकल इक्विपमेंट्स हैं। उनका हम इवन डाउन टाइम भी रिकॉर्ड करते हैं कि ऐसी आगे आगे कोई प्रॉब्लम ना आ पाए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके अंदर हम ये अपना इक्विपमेंट मैनेजमेंट करते हैं। उसके बाद बेसिक साइनेजेस, ये स्टाफ पॉइंट ऑफ व्यू। अब उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या है, हमें एमएलसीज डिफाइन करनी है, क्या एमएलसीज होती हैं, और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग्स, उसके बाद अप्रूव्ड एब्रीवेशंस, हमारे एनएसआई के साइनेजेस, हमारे वल्नरेबल पेशेंट्स कौन कौन से प्रोसीजर्स हो सकते हैं वहाँ पे, उनके साइनेजेस डिफाइन कर रहे हैं हम। उसके हैंड वॉशिंग के, हैंड हाइजीन के, हैंड रब किस किस तरीके से होता है, इन्फेक्शन से रिलेटेड जितनी भी, ये सारे ऐसे बहुत सारे एक मोटा मोटा हमने इसके अंदर 20 से 25 हमने जो नर्सिंग स्टेशन पे हमें जो डिस्प्ले करने होते हैं, इवन जैसे कि आईपीएसजी हो गया, एमएसडीएस हो गया, हमने बहुत सारी चीज़ें कैसे लिस्ट बनाई हुई है। वो आप कमेंट में अपना नीचे उसमें कमेंट में डाल सकते हैं, हम आपसे वो अपनी ईमेल आईडी शेयर कर सकते हैं, हम आपसे वो लिस्ट शेयर कर देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अब कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जैसे ही पेशेंट आता है तो पेशेंट का रजिस्ट्रेशन, इसके अंदर यूएचआईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट हमने आ गया जी, हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, यूएचआईडी तो जनरेट ही नहीं किया। अगेन ये बेसिक सी कॉमन सी बात है कि डॉक्यूमेंटेशन को नो डाउट हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हमें उस टाइम पेशेंट की जान बचानी है। वो जो कहते हैं ना वो गोल्डन पीरियड, इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रेन स्टाफ, अगर आपने उस गोल्डन पीरियड के अंदर अगर आपने वो पेशेंट देख लिया, पेशेंट को आपने बचा लिया, तो वो आपकी बहुत सारी काफी चीजों को सब पार कर देगा। इसीलिए वो गोल्डन आवर्स, गोल्डन पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है।
तो उसके साथ साथ आपका जैसे ही आप वो चीज़ कवर करते हैं, फिर हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट आता है वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें आपके सारे पॉलिसीज, मैनुअल्स, एसओपीज, आपके पूरे इमरजेंसी डिपार्टमेंट को कैसे चलाना है, वो सब उसके अंदर आपका होना चाहिए। एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स के अंदर देखा है कि जी पॉलिसी हमने देखा कि जी कैसे आप रजिस्टर करते हैं पेशेंट को या कैसे असेसमेंट करते हैं, ये लो जी ये पॉलिसी हमने दे दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जितना भी स्टाफ है उसको एक्चुअल में वो पॉलिसीज देखे उसके अंदर लिखा क्या है, क्योंकि वो पॉलिसी आप लोगों के, आपके एचओडीज ने, आप लोगों ने मिलके ही बनाई हुई है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी पॉलिसी ये बतानी चाहिए कि आपका डिपार्टमेंट किस तरह काम करता है, किस तरीके से चलता है, वो सारा कुछ उसके अंदर लिखा होना चाहिए। कई बार हमने हॉस्पिटल्स के अंदर देखा है कि जी आप ये पॉलिसी दिखाइए, पता ही नहीं होता, ढूंढ रहे होते हैं कि ये चीज़ कहाँ लिखी हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपको उसके अंदर मेंटेन करने हैं। आपकी ये सारी पॉलिसीज हैं। अगेन लिस्ट हम आपसे इसको शेयर कर सकते हैं, हम टाइम टू टाइम इसमें ट्रेनिंग सेशंस भी आगे करते रहेंगे, आप उसमें भी एनरोल करा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक मास्टर रजिस्टर। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको इसमें रजिस्टर बोल रहा हूँ, आप जितना भी रिकॉर्ड है आप डिजिटल फॉर्म के अंदर भी आप बना सकते हैं, चाहे एक्सेल बनाएं, आपके पास सॉफ्टवेयर हैं HIS के अंदर आप बनाएं, या आप मैनुअली भी बना सकते हैं। तो पेशेंट का मास्टर रजिस्टर भी अगेन एक बहुत बड़ी चीज है। उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स होने चाहिए, बेसिक पेशेंट की डिटेल्स, उसका UHID, किस टाइम आया। तो जो एक NABH जो जनरली हम बात करते हैं, असेसर भी बात करते हैं, वो एक क्वालिटी इंडिकेटर की बात करते हैं कि इनिशियल असेसमेंट डॉक्टर्स ने कितनी देर में कर दिया, नर्स ने कितनी देर में कर दिया, पेशेंट गेट पे किस टाइम पे पहुंचा, वहां से फिर हमारा असेसमेंट कितने टाइम पे हुआ। तो वो एक हमें एवरेज लेनी होती है कि इनिशियल असेसमेंट, वो नो डाउट हमारे रिकॉर्ड से ही मिलेगा। उसके बाद एक और इंडिकेटर है जो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में बताते हैं कि रिटर्न टू इमरजेंसी विद इन 72 आवर्स विद सेम कंप्लेन। पेशेंट आया, आपने ट्रीट करके भेजा, उसके बाद अगर वो सेम कंप्लेन के साथ वापस आया है तो वो भी एक हमारा एक स्टैट का पार्ट है। अब मैंने इसके अंदर चीज बताई, पेशेंट आपने ट्रीट किया, उसके भेजा, इट मीन्स इमरजेंसी डिपार्टमेंट की डिस्चार्ज समरी। बहुत हॉस्पिटल में ऐसी आती है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट की डिस्चार्ज समरी ही नहीं बनाते हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट है। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में भी, क्योंकि आपने सॉरी, पेशेंट को आपने ट्रांसफर नहीं किया, आपने पेशेंट को वहीं देखा, ट्रीट किया, आपने घर भेज दिया, तो इट मीन्स आपके पास एक डिस्चार्ज समरी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफर फॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा है, बहुत एनसीज आती हैं। ट्रांसफर विद इन द हॉस्पिटल और ट्रांसफर आउटसाइड द हॉस्पिटल, ये आपकी एसओपीज के अंदर क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। विद इन द हॉस्पिटल में क्या प्रोटोकॉल्स हैं, आउटसाइड द हॉस्पिटल में क्या प्रोटोकॉल्स हैं, कौन सा स्टाफ असिस्ट करेगा, असिस्ट करने की जरूरत भी है या नहीं है, किस हॉस्पिटल में, किस मोडालिटी में, MRI करानी है या कुछ हायर सेंटर पे भेजना है, उसके अंदर हम क्या क्या करेंगे। अगर आप इंटर डिपार्टमेंट भेजना है, वार्ड में शिफ्ट करना है, क्रिटिकल एरिया है, ICU में भेजना है, तो उसके अंदर हम क्या क्या करेंगे, पॉलिसी बताएगी और हमारा ट्रांसफर फॉर्म बताएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं, जब ये इनिशियल असेसमेंट करने के बाद कुछ रिटर्न टू इमरजेंसी, मास्टर रजिस्टर, ये सारी चीज हो गई, फिर हम बात आते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट्स की, दैट इज MLC, मेडिको लीगल केसेस, हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद अगर जो भी कोई ऐसा केस आता है हम उसको रिपोर्ट करेंगे। अगेन ये डिपेंड करता है, कुछ स्टेट्स में हमने देखा है कि वहां पे गवर्नमेंट इसको ऑनलाइन रजिस्टर कराती है कि अगर आपको कोई MLC रजिस्टर करना है तो हम ऑनलाइन करेंगे। कुछ जगह अभी भी मैनुअली चल रहा है। तो अगेन ये जो हमारे स्टेट के नॉर्म्स है वो हमें फॉलो करने हैं। मेडिको लीगल केसेस को रजिस्टर करना है, इसमें बहुत एनसीज आती हैं, इसमें डबल आइडेंटिफिकेशन, थंब मार्क्स, हमने उस पर साइड मार्क नहीं किया, जो उसमें बॉडी पार्ट्स होते हैं हमने वहां मार्क नहीं किया। ये ऐसी कॉमन छोटी छोटी एनसीज हैं जो एनसीज का नंबर बढ़ा देती हैं। एनसीज मीन्स नॉन कंप्लाइंस, जो डेफिशिएंसीज आती हैं। उसके बाद पुलिस इंटीमेशन फॉर्म। और MLC से रिलेटेड मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बहुत हॉस्पिटल्स कहते हैं जी हम तो MLC लेते ही नहीं, हम तो जी करते ही नहीं है। तो ये एक अगेन ये बहुत गलत चीज है कि हम लेते ही नहीं है। आपका हॉस्पिटल बिल्कुल मेन रोड पे हॉस्पिटल है, आप ट्रॉमा भी हैंडल कर रहे हैं, आप कहते हैं जी MLC लेते ही नहीं है। तो ये गाइडलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है अपनी। ये जब मैंने MLCs की जो हमने अपनी नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा, इस चीज को नेग्लेक्ट ना करें। MLCs, पुलिस इंटीमेशन, जो एक फॉर्म होता है, PI फॉर्म भी हम उसको कहते हैं, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है जो हमें मेंटेन करना है। इसके अलावा है ब्रॉड डेड के रिकॉर्ड्स, कोई अगर ब्रॉड डेड पेशेंट आता है तो उसमें क्या करना है, डेड ऑन अराइवल के केस में क्या करना है, इसमें एक लॉग बुक होती है वो हमें एक मेंटेन करनी है। उसके अलावा हम उसके ECG रिकॉर्ड्स भी हमें उसमें मेंटेन करने पड़ते हैं, हमें उनकी IDs भी मेंटेन करनी होती है। ये कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो हमें मेंटेन करने हैं। अब बारी आती है डिजास्टर से रिलेटेड। डिजास्टर अगेन मैंने आपको बताया था, इस पर बहुत एक अच्छी वीडियो हम इसमें बनाएंगे, आपसे शेयर करेंगे। बेसिकली डिजास्टर से रिलेटेड जो हमें अपने पास रखना है वो एक डिजास्टर कबर्ड बनानी है। अब डिजास्टर कबर्ड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। इसमें क्या है, अब आपको जो अपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट में 3-4 तरीके का स्टॉक होता है। एक स्टॉक है आपके पास क्रैश कार्ट में, कि इन केस ऑफ इमरजेंसी सिचुएशंस जब कोई इवन क्रैश करता है तो आप उसको यूज करते हैं। एक है आपका बफर स्टॉक,
जहाँ पे जनरली आप उसमें पेशेंट्स के लिए आप उसमें से दवाइयाँ निकालते रहते हैं, यूज़ करते हैं। थर्ड है आपकी डिज़ास्टर कबर्ड, एक अलमीरा है जो सिर्फ डेडिकेटेडली आपने डिज़ास्टर्स के लिए ही डेडिकेट की हुई है कि इन केस ऑफ डिज़ास्टर, अगेन अब डिज़ास्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कौन-कौन से डिज़ास्टर्स हैं। हमारी सिटी में, हमारे स्टेट में कौन-कौन से डिज़ास्टर हो सकते हैं, वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमें अपनी एक कबर्ड तैयार कर रखनी है और उसमें स्टॉक भी उस तरीके का होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ आपने 2-2 3-3 वाइल रख दी। अगेन हम उसको डिस्कस करेंगे। और जो आपका इवन बफर स्टॉक है, जितना भी स्टॉक आप मेंटेन करते हैं, उसमें लुक अलाइक साउंड अलाइक ड्रग्स सेपरेटली स्टोर करने बहुत जरूरी है। क्रैश कार्ड के अंदर भी मैं ये डिस्कस करूंगा, चाहे वो क्रैश कार्ड हो, बफर स्टॉक हो, डिजास्टर कवर्ड हो, या जनरल आप जहां भी स्टॉक रखते हैं। हाई रिस्क की स्टॉकेज और हाई रिस्क का डिस्पेंसिंग रिकॉर्ड्स, ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया, ट्रांसफर्स के बारे में बताया, ट्रांसपोर्टेशन के बारे के अंदर बताया। ये चीजें हमें इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट प्राइवेसी, बहुत एन चीज आती है। पेशेंट की प्राइवेसी हमें देनी बहुत जरूरी है। चाहे हम छोटा सा नर्सिंग होम है, चाहे हम एक मिड साइज हॉस्पिटल है, चाहे हम एक मेडिकल कॉलेज है, इसका इंफ्रा पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है। आइसोलेशन, हमें पेशेंट आइसोलेट करने की जरूरत है, तो उस चीज के लिए भी हमें ध्यान रखना है। कुछ हॉस्पिटल्स में हमने देखा है, नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, होना भी चाहिए अगर आप इसको बना सकें। इमरजेंसी के साथ में ही एक इमरजेंसी ओटी हमने बना के रखी होती है, तो वो अगेन उसके हमने एक सेपरेट वीडियो का उसमें प्रोविजन दिया हुआ है कि इमरजेंसी के साथ उस वाली ओटी के क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो अगेन उसके भी नॉर्म्स हमें फुलफिल करने हैं। इन चीजों का हमें बड़े उससे ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ और साइनेजेस हैं जो मैं अभी बीच में भूल गया था, जैसे केयर पाथवेज है। ये हमें चीजें, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें जो हमें थोड़े से हमें डिफाइन करने हैं, डिस्प्ले करने हैं। हमारे एल्गोज हैं जो बेसिक चीजें हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इमरजेंसी कोड्स की। जो हमारा स्टाफ इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर ट्रेन होना चाहिए। सबसे पहले कोड रेड, कोड, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं, आग लगने के चांसेस हैं वहां पे, हो सकता है तो हमारा स्टाफ कोड रेड के लिए ट्रेन हो। कोड ब्लू, कार्डियक अरेस्ट, सीपीआर क्या चीज होती है, इसलिए मैंने आपको BLS, ACLS, ATLS में ट्रेन हो, ये एक चांसेस है। उसके बाद एक ऐसा कोड है जो जनरली हमने देखे हैं छोटे हॉस्पिटल्स, बहुत सारे ऐसे नर्सिंग होम्स भी, छोटे इन द सेंस SHCO अप टू 50 बेड, वो ये चीज भूल जाते हैं। वहां पे लड़ाई, इमरजेंसी एक ऐसी चीज है जहां पे क्योस मचता ही मचता है, लड़ाई हो जाती है कई बार, इवन फीमेल के अंदर भी पैनिक हो जाता है, एक कॉमन सी चीज है। तो वहां पे भी जो भी आपने कोड, इसमें कोड पर्पल किया हुआ है फिजिकल फाइट के लिए, उस कोड की भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, उसके लिए भी हमारी टीम रेडी हो। अब इमरजेंसी कोड्स के भी ऊपर हमारी सेपरेट वीडियो आनी है, किस कोड के अंदर कितने लोग होने चाहिए, किसका क्या जॉब कार्ड है, वो हम सारा आगे आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इमरजेंसी से रिलेटेड मैं इन नटशेल आपको बता दूं कि अभी एक पॉलिसीज अलग पार्ट है। इंफ्रा के अंदर जो आपने देखना है, एम्बुलेंस एरिया, ट्राइज एरिया, हमारे इंफ्रा के अंदर बेड स्पेसिंग हो गई, हमारे बेड मैनेजमेंट हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, उनकी AMC CMCs हो गई, वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड जो ICN है वो वहाँ के देखेगी, क्योंकि हमारा क्रिटिकल एरिया है, तो वहाँ के स्वैब्स, कल्चर्स वगैरह अगेन वो टाइम टू टाइम इसमें वो भी देखती रहे हमारी ICN। उसके बाद हैंड वॉशिंग, हैंड हाइजीन, हैंड रब वगैरह, ये जितनी सारी चीज़ें हैं। फिर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम जब भी बात करें तो उसके अंदर हमें देखना है हमारे पॉलिसीज, मैनुअल्स, SOPs, हमारे MLCs रजिस्टर, इनिशियल असेसमेंट, ब्रॉड डेड के रिकॉर्ड्स, ये बहुत सारे जो इमरजेंसी के अंदर में मेंटेन करने हैं चाहे, और फिर मेंटेनेंस वाले उसमें कैलिब्रेशन वगैरह ये सब देखेंगे। उसके बाद हमारे क्लीनिंग प्रोटोकॉल्स, फिर हमारी ट्रेनिंग्स की बात आ जाती है, स्टाफ की ट्रेनिंग, पेशेंट मैनेजमेंट के अंदर स्टाफ की ट्रेनिंग, इन्फेक्शन कंट्रोल, किस तरीके, पेशेंट कम्युनिकेशन, पेशेंट ट्रांसपोर्टेशन, पेशेंट हैंडलिंग, ये सारी ट्रेनिंग्स, इमरजेंसी कोड्स। तो ये एक मोटा मोटा पूरा हमारा इमरजेंसी डिपार्टमेंट इस वीडियो के अंदर मैंने आपसे एक ओवरव्यू पूरा सा डिस्कस किया है। और इनमें डिटेल जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, 5 से 6 वीडियोस और आने वाली हैं, जिसके अंदर आपको और आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो थैंक यू। अब वीडियो ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इस वीडियो को जितना हो सके आप उसको शेयर कीजिए, क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प मिलेगी। और ये वीडियो सिर्फ इमरजेंसी डिपार्टमेंट नहीं, जितना भी नर्सिंग स्टाफ है, चाहे हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं, हॉस्पिटल के ओनर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, जितने भी हमारे हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, क्वालिटी मैनेजर है, क्वालिटी टीम के, उनको पता लगे, आप उन तक शेयर कीजिए कि ये एक ऐसी बेसिक कॉमन पॉइंट्स हैं जो हर हॉस्पिटल का इमरजेंसी डिपार्टमेंट को आपको पूरा करना ही करना है। और अगर आपने वीडियो देख ली, इंप्लीमेंट किया, तो ऑलमोस्ट आपका इमरजेंसी डिपार्टमेंट काफी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।